अब हम बात करेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट की। तो करंट के कारण मैग्नेटिज्म जब आता है तो बेसिकली व्हाट इज द मैग्नेटिज्म। देखिए, एक मैग्नेट होता है परमानेंट मैग्नेट, जिसमें नॉर्थ और साउथ पोल होता है, वो हमेशा अपना मैग्नेटिज्म रखता है। एक होता है करंट के कारण, जब करंट फ्लो करता है तो ऑयस्टेड एक फिजिसिस्ट थे, उन्होंने ये डिस्कवर किया था कि अगर एज लॉन्ग एज देयर इज करंट यू विल गेट मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। जब तक वायर में करंट होगा उसके सराउंडिंग में एक मैग्नेटिक फील्ड आपको मिलेगी। इफ अ मैग्नेट इज प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड देन इट एक्सपीरियंसेस अ फोर्स ऑन इट। एक मैग्नेटिक फील्ड में एक मैग्नेट को लेके जाया जाए तो वहां पर उसको फोर्स फील होता है। तो ऑयस्टेड ने ये डिस्कवर किया था कि अगर एक करंट कैरिंग वायर है, इसकी सराउंडिंग में एक मैं मैग्नेट लेके जाऊं, जैसे कि कंपास भी एक मैग्नेट होता है, तो वो मैग्नेट रोटेट कर जाएगा ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड। तो ऑल्सो व्हेन मैग्नेट इज प्लेस्ड नियर अ करंट कैरिंग कंडक्टर इट एक्सपीरियंसेस अ सिमिलर फोर्स। अगर आपने करंट कैरिंग वायर के सराउंडिंग में रख दिया उस मैग्नेट को, तभी भी फोर्स लगता है। इसका मतलब करंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड होती है। So it means that current carrying conductor produces a magnetic field around it. This effect of current is called magnetic effect of current. इसे क्या बोलते हैं? Magnetic effect of current बोलते हैं। तो यहां पर एक करंट कैरिंग वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड कैसी होगी? अगर वायर ऊपर करंट रखती है तो आप अपना अंगूठा करंट की डायरेक्शन में रखिए और फिर अपने हाथ को ऐसे गोल घुमाइए, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे गोल गोल बनेंगी। जैसे हमने इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस पढ़ी थी वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं। बट एक अंतर होता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मैग्नेट के अंदर भी कंटिन्यूअस होती हैं, ठीक है ना, तो कंप्लीट होती हैं। जैसे आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस चार्ज बॉडी के सरफेस से देखा था, किसी भी चार्ज के सरफेस से, यहां पर कंटिन्यूअस होती हैं। तो मैग्नेट के अंदर भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपको मिलेंगी। और जो करंट कैरिंग वायर है, इसके कारण मैग्नेटिज्म कैसे होता है? राइट हैंड थंब रूल। थंब में करंट रखिए और हाथ ऐसे घुमाइए तो ये मैग्नेटिक फील्ड होगी। मान लीजिए किसी भी पॉइंट पर मैंने देखा तो यहां मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे अंदर की तरफ जा रही होगी, मैग्नेटिक फील्ड अंदर होगी, ठीक है ना। अब मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ होगी, यहां पर आप कोई मैग्नेट रखेंगे तो उस पर मैग्नेटिक फोर्स भी लगेगा। अब यहां पर बायट-सवर्ट लॉ क्या कहता है कि बायट-सवर्ट लॉ ये कहता है द मैग्नेटिक फील्ड dB एट अ पॉइंट P ड्यू टू अ करंट एलिमेंट स्मॉल dl। अगर एक छोटे से करंट एलिमेंट की बात की जाए तो एक करंट वायर है, यहां पर आप देख रहे हैं इस वायर में करंट है, ठीक है ना। इस वायर में जो करंट है वो इस तरीके से है। इसका एक स्मॉल एलिमेंट लिया मैंने, dl मतलब टेंड्स टू 0, बहुत छोटी लेंथ ली मैंने। तो इसके कारण मैग्नेटिक इफेक्ट मैंने P पॉइंट पर निकाला। तो यहां पर R पोजीशन वेक्टर बनेगा, जो dl से पोजीशन वेक्टर है वो R वेक्टर है, ठीक है ना। तो इस P पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी? ये मैग्नेटिक फील्ड होगी स्मॉल dB, क्योंकि dl एलिमेंट के कारण ना, पूरी वायर के कारण तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड होगी, dl एलिमेंट के कारण dB मैग्नेटिक फील्ड होगी। ये होगी आपकी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl क्रॉस r। ये वेक्टर है, dl वेक्टर और r वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट मैं आपको बता दूं कैसे किया जाता है। जैसे अगर मैंने यहां पर dl देखा, ठीक है ना, अगर इस मेरा ये मैंने लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग्स रूल बनाया तो क्रॉस प्रोडक्ट के लिए यूज किया जाता है। तो मैंने अगर यहां पर dl वेक्टर देखा तो क्रॉस r, r अगर यहां पर है, ठीक है ना, तो dl वेक्टर आप देखिए मैंने ऊपर की तरफ ऐसे बना दिया और r वेक्टर नीचे की तरफ। मैग्नेटिक फील्ड कैसी होगी? अंदर की तरफ, ठीक है ना। तो राइट हैंड फ्लेमिंग्स रूल, लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग्स रूल एकदम राइट हैंड थंब रूल की तरह ही काम करेगा। कैसे? देखिए dl यहां पर है, dl क्रॉस r, आपका हाथ हमेशा ऐसे ही तो खुलेगा, तो dl क्रॉस r करेंगे तो आपको यहां पर बंद करने के बाद ये मिलेगा। तो dl क्रॉस r यू गेट मैग्नेटिक फील्ड। तो यहां पर जो dl है वो इधर ऊपर की तरफ है, ठीक है ना। तो ये वाली उंगली dl हो गई, क्रॉस r, r वेक्टर यहां हो गया और मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ जा रही है और जानी भी चाहिए। राइट हैंड थंब रूल लगाएं अगर, तो इस वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड कैसी जानी चाहिए? अंदर की तरफ जानी चाहिए, ठीक है ना। क्रॉस प्रोडक्ट हुआ है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे कि मैग्नेटिक फील्ड जो है ये वेक्टर था, बोल्ड में लिखा है ना B, तो बोल्ड में लिखने का मतलब है कि वो वेक्टर की बात कर रहा है। तो अगर मैं सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड के मैग्नीट्यूड की बात करूं तो वो मैग्नेटिक फील्ड होगी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ठीक है, आइडियल साइन थीटा। क्रॉस प्रोडक्ट के कारण आपको क्या मिलता है? साइन थीटा अपॉन r स्क्वायर। यानी मैग्नेटिक फील्ड भी इनवर्स स्क्वायर लॉ फॉलो करती है। इसे बोलते हैं हम बायट-सवर्ट लॉ। चलिए, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर करंट कैरिंग लूप। अगर एक सर्कुलर लूप है उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड कैसी होगी? इफ देयर इज अ सर्कुलर कॉइल ऑफ रेडियस r and n number of turns are there, तो carrying a current of I through the turns, then the magnetic field will be mu naught Ni upon 2r,
ठीक है, तो इसका ये मतलब हुआ कि अगर एक मान लीजिए मेरे पास एक कर्व्ड सर्कुलर पोर्शन है, मतलब सर्कल का एक पार्ट है, ठीक है ना, तो इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड कैसी होगी। अब यहां पर आप मैग्नेटिक फील्ड देखोगे ऐसे आ रही होगी, वायर के एलिमेंट सारे इधर मैग्नेटिक फील्ड जोड़ेंगे, डीएल डीएल, हर डीएल कंपोनेंट की मैग्नेटिक फील्ड ऐसे बाहर की तरफ आएगी, तो बाहर की तरफ आएगी तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड डॉट से रिप्रेजेंट की जाएगी, ठीक है ना। तो इस पॉइंट पर, ओ पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड अगर निकालनी है तो आप कैसे निकालेंगे, ये पूरा कंप्लीट सर्कल तो है नहीं, कंप्लीट सर्कल के कारण मैग्नेटिक फील्ड होती है म्यू नॉट आई अपॉन 2r, ठीक है ना। तो यहां पर म्यू नॉट आई अपॉन 2r मैग्नेटिक फील्ड होगी। अगर n नंबर ऑफ टर्न्स है कॉइल में तो n से मल्टीप्लाई कर देना, म्यू नॉट एन आई अपॉन 2r। और अगर आपको सिर्फ एक आर्क दिया हुआ है, ठीक है ना, इस आर्क के कारण मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। अब देखिए इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगी, मान लीजिए ये क्लोज सर्किट है तो ऐसे करंट फ्लो कर रहा होगा इसमें, है ना। जो दो स्ट्रेट लाइंस हैं इनके कारण ये दोनों लाइंस एकदम इसी पॉइंट से निकल रही है ना, तो मैग्नेटिक फील्ड यहां जीरो होगी, क्योंकि कंडक्टर के ऊपर, खुद के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगी, ठीक है ना। तो मैग्नेटिक फील्ड यहां पर नहीं होगी। अब मैग्नेटिक फील्ड इस कर्व्ड वायर के कारण होगी यहां पर, और कितनी होगी, म्यू नॉट आई अपॉन 2r थीटा अपॉन 2 पाई। थीटा पोर्शन हमारे पास है और पूरा सर्कल कितने थीटा से होता है, 2 पाई एंगल से होता है, तो थीटा अपॉन 2 पाई एक फ्रैक्शन निकाल लिया हमने, ठीक है ना। ये जो सर्कल है, ये सर्कल कितना फ्रैक्शन है, ये थीटा अपॉन 2 पाई से मिल जाएगा आपको। मैग्नेटिक फील्ड एक इनफाइनाइट लॉन्ग वायर के कारण भी होती है। इनफाइनाइट लॉन्ग वायर अगर मैंने देखी, एक सर्कल में म्यू नॉट आई अपॉन 2r था, ठीक है ना, और जैसे सर्कल है, सर्कल के सेंटर पे आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। अगर इसमें आई करंट जा रहा है और रेडियस है r, तो यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो मैग्नेटिक फील्ड होगी म्यू नॉट आई अपॉन 2r। ये याद रखिएगा, इसमें पाई नहीं होता, ठीक है ना, डेरिवेशन करते हैं तो पाई कट जाता है। और यहां पर आपने अगर इनफाइनाइट लॉन्ग वायर ले ली, मतलब ऐसी वायर जो इनफाइनाइट लॉन्ग है, तो r डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड अगर निकालना चाहते हैं, ये मान लीजिए करंट ऊपर जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगी, इस डायरेक्शन में होगी, ठीक है ना। यहां मैग्नेटिक फील्ड कैसी थी, डॉट से रिप्रेजेंट होगी, एक एरो जो आपकी तरफ आ रहा है, ठीक है, एक्सेस पर होगी मैग्नेटिक फील्ड। यहां पर मैग्नेटिक फील्ड कैसी होगी, इस तरीके से होगी, तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ जा रही है, क्रॉस से रिप्रेजेंट करना चाहिए। ये मैग्नेटिक फील्ड इस r डिस्टेंस पे अगर निकालनी है तो ये कितनी होगी, ये होगी म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई r डिस्टेंस पर है ना, तो एक स्ट्रेट वायर में पाई नहीं कटता इसलिए पाई रह जाता है, सर्कल में पाई नहीं है, इसमें पाई है, इतना याद रखना, ये डिफरेंस है। तो एक इनफाइनाइट लॉन्ग वायर होगी तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड होगी म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई r। अब अगर मान लीजिए एक फाइनाइट लेंथ की वायर है, तो फाइनाइट लेंथ की वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी, तो फाइनाइट लेंथ की वायर मैं ले लेता हूं, एक फाइनाइट लेंथ वायर है ये, ठीक है, इसके कारण मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है इस पॉइंट पर। तो मैं कैसे निकालूंगा, अगर ये डिस्टेंस है मेरा r, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द वायर, इस वायर में करंट है I, इस पॉइंट पर अगर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है तो कैसे निकालूंगा, तो यहां पर आप देखोगे परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैपिटल R से मैं डिनोट कर रहा था, तो यहां पर भी कैपिटल R से ही प्रेफर करूंगा। अब यहां पर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, तो डिपेंड करता है कि ये कितना एंगल सबटेंड कर रही है, जो फाइनाइट वायर है ये कितना एंगल सबटेंड कर रही है। मान लो ये एंगल अल्फा हो गया और ये एंगल बीटा हो गया, तो यहां परपेंडिकुलर से एक तरफ एंगल अल्फा मिल रहा है, एक तरफ एंगल आपको बीटा मिलेगा, ठीक है ना। तो यहां पर आपकी मैग्नेटिक फील्ड हो जाती है म्यू नॉट आई, ठीक है ना, और यहां पर आपको 2 पाई आर मिल रहा है ना, ठीक है, तो यहां पर आप लिखोगे 4 पाई आर साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। अब अगर ये फाइनाइट से इनफाइनाइट वायर कर देते हो आप, तो ये अल्फा एंगल 90 डिग्री हो जाएगा, इनफाइनाइट लॉन्ग वायर होगी तो ये एंगल कितना हो जाएगा 90, बीटा भी उसी तरफ इस तरफ हो जाएगा और बीटा इस तरफ 90 डिग्री हो जाएगा। इनफाइनाइट लॉन्ग वायर होगी तो ये एंगल अल्फा बढ़ते बढ़ते 90 पहुंच जाएगा। साइन 90 साइन 90, 1 प्लस 1 इनफाइनाइट वायर के लिए हो गया, तो ये 2 आ जाएगा नीचे कट के, वहां 2 अपॉन 4, तो नीचे 2 पाई आर ही आ जाएगा। तो ये इनफाइनाइट वायर का इससे हम निकाल सकते हैं, ठीक है ना। किसी भी फाइनाइट वायर की मैग्नेटिक फील्ड अगर आप निकालते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू फाइनाइट वायर, और ये था आपका इनफाइनाइट वायर, और ये क्या था, सर्कुलर लूप, ठीक है ना।
तो सर्कुलर लूप के कारण सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड हमारी इतनी आएगी। अब अगर ऐसा दिया हुआ है कि एक इक्वेटोरियल पोजीशन है, इक्वेटोरियल पोजीशन मतलब लूप आपको इस तरीके से दिया है, एक सर्कल है जो कि इस प्लेन में रखा हुआ है, इस प्लेन में सर्कल है, ठीक है ना, और करंट कैसे अंदर से ऐसे बाहर आ रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड आपको यहां दिखेगी। तो आप कैसे करोगे, अब जब करंट गोल है तो आप अपना हाथ गोल ऐसे कर लीजिए, करंट ऐसे अगर फ्लो करेगा मैग्नेटिक फील्ड यहां होगी, तो मैग्नेटिक फील्ड जो बाहर पैदा होगी इस तरफ डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड होगी, वो मैग्नेटिक फील्ड आपकी कितनी होगी, यहां पर म्यू नॉट, अगर n नंबर ऑफ टर्न्स है तो n i r स्क्वायर, r रेडियस ऑफ द लूप है और स्मॉल r इज द डिस्टेंस, ये आपका डिस्टेंस जो है सेंटर ऑफ द लूप से r है, जहां पर आप मैग्नेटिक फील्ड को मेजर कर रहे हो, तो मैग्नेटिक फील्ड इक्वेटोरियल पोजीशन इसको कहते हैं, तो इक्वेटोरियल पोजीशन पे मैग्नेटिक फील्ड आपकी इतनी आएगी, ठीक है ना। इक्वेटोरियल पोजीशन ऑफ अ सर्कुलर लूप में मैग्नेटिक फील्ड इतनी आती है म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर 2r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर की पावर 3/2, ठीक है। और अगर यहां पर ऐसा हुआ कि आपका जो स्मॉल r है वो बहुत ज्यादा है और रेडियस ऑफ लूप बहुत कम है, तो आप यहां पर r स्क्वायर को इग्नोर कर दोगे, स्मॉल r बचेगा, तो इसका r स्क्वायर की पावर 3/2 हो जाएगा r क्यूब। तो एक छोटे से लूप की बात करें तो छोटे से लूप से मैग्नेटिक फील्ड इतनी आएगी।